नमस्कार दोस्तों। बचपन से आपने गांव और शहर देखे होंगे, लेकिन सोचिए हज़ारों साल पहले 4700 साल पहले जब पहली बार शहर बसाए होंगे तो वो कैसे होंगे। यही कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता की, यानी हड़प्पा सभ्यता की। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों ज़रा सोचिए, आज हम जिस शहर में रहते हैं वहाँ सड़कें, घर, नालियाँ सब एक प्लानिंग से बने हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आज से लगभग 4700 वर्ष पहले भी इंसान ने ऐसे ही शानदार शहर बसाए थे, तो यही है हमारी कहानी हड़प्पा सभ्यता की। अब सवाल है, ये सभ्यता कहाँ और कब विकसित हुई। इतिहासकार बताते हैं कि लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक, यानी करीब 1000 साल तक यहाँ सभ्यता फली फूली। इसका विस्तार बहुत बड़ा है। आज का पाकिस्तान, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश तक इनके इलाके फैले हुए थे। 1921 में जब पंजाब, यानी अब जो पाकिस्तान में है, वहाँ के हड़प्पा नामक गांव में खुदाई हुई तो वहाँ बड़े बड़े ईंटों के मकान और सड़कें मिली। एक साल बाद 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई और तब दुनिया को पता चला कि भारत की धरती पर हज़ारों साल पहले भी ऐसी सभ्यताएं थी जो यूरोप और मिस्र जैसी प्राचीन सभ्यताओं की बराबरी करती थी। सोचिए, 1920 के दशक से पहले तक कोई नहीं जानता था कि हमारे पूर्वज इतने उन्नति थे, लेकिन खुदाई ने हमें सब चौंका दिया। इतिहासकारों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा क्योंकि इसका बड़ा हिस्सा सिंधु घाटी के आसपास फैला था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता कब और कहाँ विकसित हुई। तो इसका आंसर है 2500 ईसा पूर्व के आसपास सिंधु नदी घाटी क्षेत्र, यानी जो पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम क्षेत्र, यानी उत्तर पश्चिम भारत। तो हड़प्पा सभ्यता दुनिया की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक है और इसी से हमें इंसान की पहली शहर नुमा ज़िंदगी की झलक मिलती है। अब आते हैं दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के सबसे कमाल के पहलू पर, इनके शहरों की बनावट। आज हम सोचते हैं कि शहर बनाने के लिए इंजीनियर चाहिए, प्लानिंग चाहिए, आर्किटेक्ट चाहिए, लेकिन सोचिए करीब 4700 साल पहले भी इंसान इतनी शानदार प्लानिंग करता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर आयताकार प्लान पर बसे थे। पूरा शहर दो हिस्सों में बटा होता था। एक हिस्सा ऊंचा किला क्षेत्र, यहाँ बड़े बड़े मंच जैसे ईंटों के प्लेटफार्म पर महत्वपूर्ण इमारतें बनी थी, जैसे अनाज घर, नहाने का बड़ा कुंड और सभा स्थल। और दूसरा था नीचे का नगर, यानी लोअर टाउन। यहाँ आम आदमी रहते थे, छोटे छोटे घर, गलियाँ और बाज़ार। अब सुनिए, सबसे मज़ेदार बात यह है कि हर गली बिल्कुल सीधी होती थी और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, यानी एकदम ग्रिड पैटर्न, जैसे आज अमेरिका और यूरोप के मॉडर्न शहरों में देखने को मिलती है। घर छोटे और बड़े दोनों तरह के थे। ज़्यादातर घर पकी हुई ईंटों से बने होते थे। हर घर में कुआं, रसोई और नालियाँ जुड़ी होती थी। नालियों को ढका जाता था और साफ़ करने के लिए जगह छोड़ी जाती थी। सोचिए, आज भी कई भारतीय शहरों में सीवर सिस्टम सही नहीं है, लेकिन हड़प्पा के लोग इसे हज़ारों साल पहले ही कर चुके थे। यहाँ पर एक सवाल आता है, हड़प्पा नगर की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो आंसर है पक्की ईंटों के मकान, सीधी सड़कें, उन्नत निकासी व्यवस्था। इतिहासकार कहते हैं कि इतनी उन्नत शहरी व्यवस्था सिर्फ एक मजबूत प्रशासन से ही संभव थी, यानी उस समय के समाज संगठित और अनुशासित थे। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता सिर्फ ईंट पत्थरों की नहीं थी, बल्कि इंसानी दिमाग, अनुशासन की गहरी गवाही थी। दोस्तों, मोहनजोदड़ो में जो सबसे बड़ी और अनोखी चीज़ मिली वह है महान स्नानघर। सोचिए, करीब 4700 साल पहले इंसान ने इतना बड़ा, गहरा और वाटरप्रूफ तालाब बनाया जहां लोग नहाते थे। इसका आकार लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा था। तालाब की दीवारें और फर्श पक्की ईंटों से बने थे और उसे गोंद जैसी चीज़ से सील किया गया था ताकि पानी लीक ना हो। इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ स्नानगार सिर्फ सफाई के लिए नहीं था, शायद धार्मिक या सामाजिक समारोह के लिए इसका इस्तेमाल होता था।
यानी हड़प्पा वासी न केवल साफ सुथरे थे बल्कि उन्हें अपने जीवन के अनुशासन और सामूहिक गतिविधियों का भी ध्यान रखा। यहाँ पर एक सवाल आता है, महान स्नानगार कहाँ मिला? तो मोहनजोदड़ो में। और दूसरा क्वेश्चन आता है, इसका महत्व क्या है? तो धार्मिक स्नान और सामाजिक समारोह और साफ सफाई। सोचिए दोस्तों, आज भी अगर हम अपने शहरों में सार्वजनिक स्नानगाह देखें तो यह कितना छोटा और साधारण लगता है, लेकिन 4700 साल पहले हड़प्पा के लोग इसे इतना भव्य और व्यवस्थित तरीके से बना चुके थे। यही उनकी उन्नत सोच और तकनीकी की निशानी है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत कृषि और उनकी जीवन शैली भी थी। लगभग 4700 साल पहले भी लोग खेती करते थे। मुख्य फसलें थी गेहूँ, जौ, तिलहन और कपास। हाँ दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले कपास यहीं उगाई गई थी। कृषि के अलावा लोग पशुपालन भी करते थे। भैंस, भेड़, बकरी और सूअर पाले जाते थे। मछली पकड़ना भी आम था। इसका मतलब हड़प्पा के लोग केवल शिकार नहीं करते थे बल्कि खेती और पशुपालन से जीवन यापन करते थे। घर के आसपास छोटे बगीचे और कुएं थे। लोगों ने पानी के उपयोग से सिंचाई करके फसल उगाया और अनाज के खास ध्यान रखा। यही वजह है कि ग्रेनरी यानी अनाज घर शहर के केंद्र में बनाई गई ताकि आपदा या अकाल की स्थिति में अनाज सुरक्षित रहे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख फसलें कौन कौन सी थी? तो गेहूँ, जौ, तिलहन और कपास। और दूसरा क्वेश्चन है, लोग जीवन यापन के लिए क्या करते थे? तो जीवन यापन के लिए खेती, पशुपालन, मछली पकड़ना और शिकार करना। दोस्तों, इससे हमें समझ आता है कि हड़प्पा सभ्यता केवल नगर बसाने तक सीमित नहीं थी। ये लोग संगठित, स्वच्छ और सोच समझकर जीवन यापन करने वाले थे। यही उनकी महानता और आज के हमारे लिए सीखने वाली बात है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता सिर्फ खेती और नगर बसाने तक सीमित नहीं थी। इनकी एक बड़ी ताकत थी व्यापार और शिल्पकला। हड़प्पा के लोग बहुत अच्छे कारीगर थे। वे बनाते थे मिट्टी के बर्तन, खिलौने, मोतियों की माला, कांसे की मूर्तियाँ और कई तरह के आभूषण। इनकी कला इतनी उन्नति थी कि आज के पुरातत्वविद हैरान थे। व्यापार भी यहाँ बहुत विकसित था। हड़प्पा के लोग अपने सामान को न केवल अपने नगर में बेचते थे बल्कि दूर दूर के देशों तक भेजते थे। मेसोपोटामिया तक हड़प्पा की मिट्टी की मोमबत्तियाँ और मोती पहुँचाते थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, हड़प्पा के लोग किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध थे? तो शिल्प और व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। मिट्टी के बर्तन, आभूषण, खिलौना और कपास के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का व्यापार किस क्षेत्र तक फैला हुआ था? तो स्थानीय नगरों के अलावा मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। इससे साफ दिखाई देता है कि हड़प्पा वासी केवल गांव वाले नहीं थे बल्कि संगठित कारीगर और व्यापारी भी थे। उनकी कला और व्यापार की वजह से आज उन्हें दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में गिना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की लिपि और धर्म के बारे में। सबसे पहले लिपि। हड़प्पा वासी अपने विचारों और व्यापार के रिकॉर्ड को रखने के लिए हड़प्पा लिपि का इस्तेमाल करते थे। यह मुख्य रूप से मोहरों यानी सेल्स पर लिखी जाती थी। अब तक किसी ने इसे पूरी तरह पढ़ा नहीं है, लेकिन इससे पता चलता है कि यह सभ्यता कितनी उन्नत और संगठित थी। अब बात करते हैं धर्म की। हड़प्पा वासी प्रकृति की देवियों की पूजा करते थे। कुछ मोहरों और मूर्तियों से पता चलता है कि शायद वे मार्त देवी और पशुपति देव की पूजा करते थे। इससे हम समझ सकते हैं कि उनके जीवन में धर्म और आध्यात्मिकता का भी खास महत्व था। यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस पर लिखी जाती थी? तो मोहरों पर यानी सेल्स पर लिखी जाती थी। और दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पूजा करते थे मार्त देवी और पशुपति देव की। ध्यान दीजिए, हड़प्पा सभ्यता केवल भौतिक विकास तक सीमित नहीं रहती बल्कि उनके जीवन में धार्मिक और सांस्कृतिक पहलू भी बराबर महत्व रखते थे। इससे हमें समझ आता है कि सभ्यता का मतलब केवल शहर बसाना नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सुव्यवस्थित और सोच समझ के रहना भी है। दोस्तों, अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन की। इतनी महान और व्यवस्थित सभ्यता अचानक कैसे ख़त्म हो गई? इसके कई कारण हो सकते हैं। नंबर 1, प्राकृतिक आपदाएं। शोध बताते हैं कि बाढ़, भूकंप और सूखा हड़प्पा
प्रभावित कर सकता है। अगर सिंधु नदी का रास्ता बदल गया हो तो खेती और जीवन प्रभावित होता है और लोग अपने नगर छोड़ देते हैं। दूसरा कारण हो सकता है आर्थिक और सामाजिक कारण। शहरों की बड़ी आबादी और संसाधनों का असंतुलन भी पतन का कारण हो सकता है। अगर अनाज या पानी की कमी हुई होती तो जीवन कठिन हो जाता। और तीसरा कारण हो सकता है मानव आक्रमण। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि विदेशी आक्रमण या घुसपैठ भी सभ्यता को कमज़ोर कर सकती थी। लेकिन ध्यान दीजिए, आज तक कोई भी कारण पूरी तरह साबित नहीं हुई है। शायद यह कारण का संयोजन हो सकता है, प्राकृतिक आपदा या संसाधन की कमी या सामाजिक बदलाव। यहाँ पर एक क्वेश्चन आते हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक आपदा, बाढ़, सूखा और भूकंप, नदियों का मार्ग बदलना, संसाधन की कमी, संभवतः आक्रमण भी हो सकता है। दोस्तों, यह हमें एक सीख देता है, कितनी भी उन्नत सभ्यता हो, यदि वातावरण, संसाधन और समाज का संतुलन न रहे तो उसका पतन होना तय है। यही इतिहास हमें भविष्य के लिए चेतावनी देता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।